ये लाइव ओके एक्सीलेंट हाँ जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई शुड स्टार्ट ना ओके थैंक यू जी both the countries have been following sectarian policies or sectarian driven policies since 1980s. कैसे क्या हुआ? After 1979 revolution in Iran, the end of the kingship of Raza Shah Pahlavi Sahib and the establishment of the government of revolutionaries and Supreme Council was established in Iran led by Imam Khomeini Sahib and later on led by Imam Khamenei Sahib. तो ईरान आउटरीच टू द मिडल ईस्ट दो किस्म का हुआ 79 onward. One, supporting the revolutionaries against the kings and dictators. दूसरा supporting या promoting शिया इस्लाम. देखिए दोनों के साथ लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा, इस्लाम ज़रूर लगाऊंगा, शिया इस्लाम. On the other hand क्या हुआ? अफगान जिहाद एंड सऊदी अरेबियाज लीडिंग रोल इन इट. अफगान जिहाद हुआ, सऊदी अरब का उसमें लीडिंग रोल आया. देयर वर 3 की प्लेयर्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया. सऊदी अरब ने रोल क्या प्ले किया? दैट इज Wahhabi Islam was promoted. Arab fighters came to Afghanistan to fight the Afghan jihad that later on converted into Al-Qaeda. And now a part of it, अब उसका एक हिस्सा क्या बन गया है? That is खुरासान या ISKP, Islamic State of Khorasan province बन गया है. फिर Saudi Arabia supported the क्या कहते हैं religious seminaries. Iran also supported religious seminaries. Iran supported the क्या कहते हैं Imam Barghaz and Saudi Arabia supported madrasas. ठीक, this sectarian rivalry has been having huge impacts on Pakistan. अब आ गया हूँ पाकिस्तान पे, both internal and external. Internal क्या हुआ? The dangerous sectarian divide, the deep fissure between Shia and Sunni. Shia Sunni divide आया और वो violent divide आया. Series of sectarian terrorist outfits, बहुत clearly कह रहा हूँ, series of sectarian terrorist outfits they continued fighting against each other, targeting the opposite sect. For example, Lashkar-e-Jangvi, Sipai-Sahaba, Sipai-Muhammad, Fatimun, etc. Okay. टॉपिक मेरा वही चल रहा है, सऊदी अरेबिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट, implications on Middle East and Pakistan, way out for Islamabad. ठीक है, टॉपिक मेरा वही चल रहा है. ओके, सो सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स एस्टेब्लिश हो गए अक्रॉस पाकिस्तान, और फिर सेक्टेरियन हेट लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ बाय द religious seminaries supported by the two respective nations. इन दोनों ममालिक की तरफ से जिन religious seminaries को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, वो सेक्टेरियन हेट लिटरेचर में इन्वॉल्व हो गए. और फिर सेक्टेरियन टेररिज्म became a far bigger threat to the national security than general terrorism. कहाँ कहाँ पे? इन केपी में हमने क्या देखा? DI खान, कोहाट, हंगू, पाराचिनार.
केपी के कुछ इलाके उठाए, उसके बाद इन बलूचिस्तान क्वेटा, इन कराची, हमने इन सिंध हमने क्या देखा, कराची, उसके बाद फिर मजीद हमने क्या देखा, इन पंजाब, पंजाब में हमने क्या देखा, रावलपिंडी, लाहौर, झंग एपिसेंटर बना, फैसलाबाद एक्सेट्रा। उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान में क्या बना, दैट इज चलास एंड गिलगित, चलास एंड गिलगित सेक्टेरियन टेररिज्म के लिए हॉट बेड्स रहे हैं। These sectarian terrorist outfits also क्या कहते हैं, hired people for the war in the Middle East। मैंने जिहाद नहीं कहा, war in the Middle East कहा, whether वो सीरिया हो या इराक हो या यमन हो वगैरह। सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी हायरिंग की, शिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी हायरिंग की। मजीद हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इसके बड़े स्ट्रांग इम्प्लीकेशंस हैं। द परसिस्टेंट कंफ्यूजन इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, और वो क्या है, पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल। हम न्यूट्रल नहीं हो पा रहे हैं कंप्लीटली इन द वॉर बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। पाकिस्तान कुड नॉट क्लियरली टेक अ स्टांस, क्लियर स्टांस हम नहीं ले सके फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन क्या कहते हैं, IMCTC, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन। फिर द मिलिट्री कोलैबोरेशन विद सऊदी अरेबिया, उस पे हम क्लियर स्टांस नहीं ले सके। वेदर शुड पाकिस्तान सेंड ट्रूप्स इनटू सऊदी अरेबिया और नॉट, हम क्लियर थे। क्लियर किस बात पे थे कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वर नॉट टू बी सेंट इनटू द वॉर इन यमन, बट हम इस बात पे क्लियर नहीं थे कि क्या हम अपने ट्रूप्स सऊदी अरब भेजे कि ना भेजे, एक्सेट्रा। सो कंफ्यूजन इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान रही। ऐसा क्यों है, वाई दिस कंफ्यूजन? द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान फॉर पाकिस्तान, बिल्कुल हाईलाइट कर रहा हूं मजीद शॉर्ट करके, क्योंकि आई हैव टू गो फॉर अनदर टॉपिक टू। सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंस क्या है, मैसिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये लाइट ऑफ हो गई। मैसिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एंड दैट इज, कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे लिए, Saudi Arabia, the largest foreign remitter to Pakistan. Saudi Arabia, the largest foreign remitter to Pakistan. Annually around $5 billion remittances आते हैं। उसके बाद Saudi Arabia has been providing repeated bailout packages to Pakistan. Bailout packages देना, for example 2019 में bailout package हमें मिला from Saudi Arabia। उसके बाद फिर मजीद दैट इज $20 बिलियन के MOU साइन करना विद पाकिस्तान, ऑफिशियल पार्टनर डिक्लेयर करना ऑफ CPEC, $20 बिलियन के MOUs विच आर नॉट स्टिल ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, सिर्फ MOUs ही हैं अभी तक। मजीद इकोनॉमी के बाद डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस, इट्स नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, इट्स GCC। सिर्फ सऊदी अरब नहीं है, GCC है। कैसे? एंटागोनाइजिंग सऊदी अरेबिया वुड मीन एंटागोनाइजिंग GCC, और हमारे लिए GCC में दूसरा इंपॉर्टेंट मुल्क कौन? UAE ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर पाकिस्तान। UAE हमारे लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे? दुनिया में दूसरा बड़ा रेमिटर टू पाकिस्तान कौन है? रेमिटेंसेस UAE से आते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन क्या कहते हैं एक्सपोर्टिंग मार्केट फॉर पाकिस्तानी गुड्स कौन है? UAE। ठीक, तो UAE की हमारे लिए इंपॉर्टेंस, उसके बाद फिर हमारे लिए कतर की, बहरीन की, कुवैत की इंपॉर्टेंस।
एंड मोर। और डिप्लोमेटिक ही में द मोर द वैक्यूम बिंग क्रिएटेड बाय पाकिस्तान द क्विकली इट बिंग फिल्ड बाय इंडिया। हमने 2015 में एक वैक्यूम क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? पाकिस्तान रिफ्यूज्ड टू सेंड इट्स ट्रूप्स इनटू द वॉर इन यमन। हमने रिफ्यूज किया सऊदी अरेबियन रिक्वेस्ट को, और उस पर क्या हुआ? सऊदी अरेबिया एंटागोनाइज्ड हुआ, यूएई एंटागोनाइज्ड हुआ, और इन ममालिक ने इंडिया के साथ रिलेशन ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर दिए। ठीक। सो डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ हरमैन शरीफेन। ऑन द अदर हैंड ईरान इज एन इमीडिएट नेबर। ईरान हमारा इमीडिएट नेबर है। It is always necessary for a country to have smooth, functioning, peaceful relations with its neighbors. Pakistan does not have one with its eastern neighbor and western neighbor. हमारे eastern और western neighbor के साथ हमारे smooth relations नहीं है. Cannot afford to have animosity or strained relations with Iran too. मजीद ईरान वॉन्ट्स टू बी एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ CPEC। वो CPEC का ऑफिशियल पार्टनर बनना चाहता है। क्यों? सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग मार्केट फॉर ईरानियन हाइड्रोकार्बन इज चाइना। और वो कहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता है? पाकिस्तान के थ्रू। जो ट्रेडिशनल सी राउट है उसको ड्रॉप करके पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहता है। मजीद बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे क्या है? एथनिक कन्वर्जेंस है। एथनिक बलोच पॉपुलेशन रिजाइड्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। etc. And though the project is in limbo, but IP ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन if materialized, जिसके चांसेस क्या हैं? bare minimum है in the foreseeable future. It could be easily called the lifeline for the energy sector of Pakistan, as it would provide 775 million cubic feet gas per day, for example. So importance of the two countries of Pakistan are immense. और मजीद क्या है? Pakistani population is sharply divided on sectarian lines. Sunni dominant country with a sizable Shia minority. So public opinion is always necessary for a government in its policy making, whether internal or external policy making. तो हमारा tilt towards Saudi Arabia ईरान नहीं हो पा रहा। ठीक। ऑप्शंस क्या हैं? क्विक। Pakistan should continue to play the role of mediator. It has been playing the role of mediator and should continue to play the role of mediator. हमने कब किया? 1997 में किया, 2015 में किया हमने, 2018 में किया हमने, 2018 and 19 में किया हमने the role of mediator. And the role of Pakistan has been repeatedly appreciated by international leaders, especially UN Secretary General ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के रोल को। एक तो हमने रोल ऑफ मीडिएटर प्ले करना है। दूसरा, पाकिस्तान हैज अ tilt towards Saudi Arabia and would continue to have a tilt towards Saudi Arabia, but it must not antagonize Tehran. एंगेजमेंट्स विद ईरान, एक्सक्यूज मी, ईरान के साथ एंगेजमेंट बढ़ा के क्या एंगेजमेंट हम बढ़ा सकते हैं? डिफेंस कोलैबोरेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेन सर्विस को बहाल करना, पाकिस्तान ईरान ट्रेन सर्विस उसको बहाल करना। मजीद हम क्या कर सकते हैं? दैट इज पाकिस्तान ईरान टर्की रेलवे सर्विस को इनिशिएट करना, फिर ईरान को CPEC का हिस्सा बनाना एंड मोर। मजीद पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ
IMCTC, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन का वो ऑलरेडी हिस्सा है एंड शुड कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट इफ इट बिकम्स सेक्टेरियन, पाकिस्तान शुड एंड वुड ऑप्ट आउट। कैसे? IMCTC ब्रेन चाइल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया है, लेकिन उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन है इन एस्टेब्लिशिंग इट एज ए मिलिट्री फोर्स? पाकिस्तान है। चीफ ऑफ द फोर्स कौन है? पाकिस्तान। चारों डिपार्टमेंट के हेड्स कौन है? पाकिस्तानीज है, एक्स मिलिट्री पर्सनल्स है। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? मोस्टली पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि एंटी टेररिज्म में पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटीज बेतहाशा स्ट्रांग है। काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज ऑफ पाक मिलिट्री आर इमेंसली स्ट्रांग। प्लस हमारे क्लोजर डिफेंस रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, दिस इज द रीजन कि हम लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। बट दिस लीडिंग रोल वुड प्रोवाइड पाकिस्तान टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री रोल ऑन उम्मा लेवल। उम्मा लेवल पे हमारा रोल बढ़ेगा। रोल ऑफ पाकिस्तान ऑन उम्मा लेवल वुड इंक्रीज मोर एंड मोर। सिक्योरिटी रोल बढ़ेगा। डन? सो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, इसलिए हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, रहना चाहिए। बट इफ इट बिकम सेक्टेरियन, जिसकी क्या है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फियर कि इट मे बिकम सेक्टेरियन। और वो सेक्टेरियन कैसे बनेगा? वो सेक्टेरियन कैसे बनेगा? हाँ, it would become sectarian, it may become sectarian in nature. क्यों? क्योंकि ईरान is kept out of it, Syria is kept out, Iraq is kept out of it. तो जितनी भी शिया डोमिनेंट कंट्रीज हैं वो इससे बाहर है, शिया डोमिनेंट या शिया गवर्न्ड कंट्रीज उससे बाहर है। अगर ये सेक्टेरियन बनता है तो पाकिस्तान शुड ऑप्ट आउट। क्यों? ईरान हमारा इमीडिएट नेबर है। दूसरा, हमारा एक साइजेबल पॉपुलेशन नंबर किसका है? शिया का है। वो एंटागोनाइज्ड होगा तो हमें इसका मेंबर पर नहीं रहना चाहिए। कंक्लूड कर रहा हूं, in the 1950s and 1960s, Pakistan had an overwhelming tilt towards Iran, and Saudi Arabia had a tilt towards India. Saudi Arabia का tilt था towards India. A time came, वक्त आया in the 70s that Pakistan got closer and closer towards Saudi Arabia and moved away from Iran. This is the era of reversal. ये दोबारा रिवर्स हो रहा है प्रोसेस, या the era of multilateralism है। अब वो क्या? पाकिस्तान to continue good relations with Saudi Arabia while entering into better relations या mending relations with Iran। या तो ये है, या क्या है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में इंक्रीजिंगली टिल्ट आता जाएगा टुवर्ड्स ईरान। लेकिन ये टिल्ट क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी भी हमारे लिए आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है। डन? आपका ये टॉपिक भी हो गया। मजीद मैं थोड़ा सा शॉर्ट होता जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन कम करता जाऊंगा। टॉपिक नंबर 4, और वो मैं आपको क्या करवा रहा हूं, दैट इज ब्रेक्जिट। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रेक्जिट अब पुराना हो गया है, और शायद वो गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम पिछले 3 साल को अगर देख लें तो ब्रेक्जिट पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, आईआर करंट अफेयर्स में, और ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है ये। तो रिसेंटली हमने देखा जो डील हुई बिटवीन यूके एंड ईयू रिगार्डिंग ब्रेक्जिट, ट्रेड डील वगैरह हम क्या करेंगे, वो
इसने दोबारा इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना दिया है। तो मैं इस 20 मिनट में इस टॉपिक को आपको कवर करवा के देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये पेपर में आ जाएगा। In 2019, US made an exit from the European Union. Sorry, 2020 में यूके ने एग्जिट कर दिया फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। 2019 में नहीं, 2020 में एग्जिट कर दिया यूके ने फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। Its impacts on the region क्या होंगे, यूरोप पे क्या होंगे, यूके पे क्या होंगे, और हाँ पहले इस निकले क्यों, वाई, कॉजेस क्या थे ऑफ द एग्जिट, और फिर हर्डल्स क्या रहे इन पार्टिंग ऑफ द वेज, हर्डल्स क्या रहे इन पार्टिंग ऑफ द वेज, और फिर अब इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे। बस सिर्फ की पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग मजीद उसको खुद एलाबोरेट करेंगे। स्टार्ट उसको मैं कैसे करूंगा, यूरोपियन यूनियन द मोस्ट इंटीग्रेटेड यूनियन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, that is economic, social and politically integrated union. Economic, social and politically integrated union. इस तरह इंटीग्रेटेड यूनियन पहले कोई नहीं रहा। नाउ उससे क्या हुआ, यूके डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट, यूके डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द यूनियन। It passed a referendum pass किया and filed its case with the union, and from then onward an unending confusion initiated not only in UK but also in EU. Till Boris Johnson came into power in UK and successfully completed the exit process. ये आपका काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन होगा। एक पैराग्राफ में बिल्ड करूंगा किस पे, referendum passed by UK people. 52% of the UK people voted in the favor of pulling out from the union. The referendum that was announced by क्या नाम है, the then Prime Minister of UK, वोट किया लोगों ने 52% in the favor of exit। ऐसा क्यों हुआ, रीजंस क्या थे? नंबर 1, the pro-exit lobby was very strong। जो pro-exit lobby थी वो बड़ी strong थी। वो कौन थी? That is a majority of the Conservative Party, and the pro-EU lobby, that was Labour Party, was considerably weak to convince the UK citizens। रेफरेंडम पास हुआ इन द फेवर ऑफ एग्जिट, 52% लोगों ने वोट किया इन द फेवर ऑफ एग्जिट। क्यों? रीजंस, बिकॉज
Being a member of European Union, it was a huge economic cost for UK. Huge economic cost थी. कैसे? 14 billion pounds a year financial contribution being made by UK every year. 14 billion pounds every year financial contribution made by UK. उसके बाद more than 3 million jobs been given by UK to EU nationals, while its own people were jobless, nationals were jobless. Mazid, UK wanted to renegotiate trade policies with UK, with EU. इसी तरीके से फिर ये तो इकोनॉमिक रीजन हुए. पॉलिटिकल रीजंस क्या थे? The increasing supremacy or role of Germany was not acceptable to UK. खासकर जो यूरोजोन क्राइसिस में जर्मनी ने रोल प्ले किया वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं था. मजीद द स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल में लॉन्च्ड बाय द प्रो ईयू ग्रुप, और वो कौन थे? कंजर्वेटिव पार्टी थी एंड यूके क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी थी. UKIP, यूके इंडिपेंडेंट पार्टी, जिसको ब्रेक्जिट पार्टी भी कहते हैं. और फिर वीकर रोल प्ले किया किसने? लेबर पार्टी ने. और सोशल रीजंस क्या थे? द पीपल ऑफ यूके वर नॉट अवेयर ऑफ द रियल बेनिफिट्स बीइंग द मेंबर ऑफ EU वगैरह. ये रीजंस थे. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या होगा? या दो पैराग्राफ ही होगा, उसके बाद पैराग्राफ आपका क्या होगा? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके signed a soft deal with EU. जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थी उन्होंने सॉफ्ट डील साइन कर दिया विद EU. कैसे? कि यूके वुड गिव UK would not pull out the 3 million EU nationals from its job market. In return में EU nationals या EU countries would not pull out UK nationals from EU markets. So दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के एम्प्लॉयज को नहीं निकालेंगे. दूसरा क्या एग्रीमेंट हुआ? Status quo for the people of the Northern Ireland. The people of Northern Ireland क्या करेंगे? They would enjoy the status quo. मतलब क्या? Open border वो enjoy करेंगे. Free mobility of citizens and goods enjoy करेंगे Northern Ireland के लोग with the people of Ireland. इसी तरीके से फिर मजीद क्या हुआ? Same trade policies to be adopted by UK with EU, but UK would make its own trade policies with the rest of the world. Rest of the world के साथ वो अलग policies बनाएगा. ये हो गया soft deal. This soft deal could not get the popular support of the UK Parliament. जो UK Parliament है, UK MPs हैं, Member of Parliament का popular support to the soft deal ना मिल सका. क्यों नहीं मिल सका? अब ये कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं. Labour Party was overwhelmingly against the deal.
पॉज। okay. लेबर पार्टी ओवरवेलमिंगली अपोज कर रही थी क्या? द डील। क्योंकि लेबर पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ एग्जिट एट ऑल, वो एग्जिट के फेवर में थी नहीं। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट of the Labour Party opposed the soft deal signed by the then Prime Minister Theresa May with the EU. फिर दूसरी तरफ पे on the other hand the party members of Theresa May, that is the Conservatives, many of the conservative members of Conservative Party members did not support the soft deal signed by Theresa May. क्यों? They were in favor of hard exit. वो फेवर करते थे क्या? हार्ड एग्जिट। मतलब क्या? कंप्लीट डाइवोर्स विद EU। मतलब क्या? नो स्टेटस को पावर फॉर द पीपल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, नो स्टेटस को फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ ईच अदर, बल्कि क्या? पुल आउट ऑल द एम्प्लॉयज और फिर मेक न्यू ट्रेड डील्स विद EU कंट्रीज। मतलब वो कंप्लीट हार्ड एग्जिट चाहते थे। So they also opposed the deal. Resultantly क्या हुआ? The bill was presented thrice in the parliament but rejected every time. हर बार ये बिल रिजेक्ट हुआ। नेक्स्ट, थेरेसा मे रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन कर दिया। बोरिस जॉनसन केम इनटू पावर, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ही अनाउंस्ड री इलेक्शंस या स्नैप इलेक्शंस, उन्होंने स्नैप इलेक्शंस अनाउंस किए या री इलेक्शंस अनाउंस किए। दिस टाइम कंजर्वेटिव्स विन द इलेक्शन विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, उन्होंने इलेक्शन जीत लिए विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। And the way for Brexit was paved by the snap elections. As the needy number of votes were acquired by Boris Johnson by winning the election. अब the complicated process of divorce between or exit of UK from European Union began, वो शुरू हुआ। For example, both agreed on common trade policies, both agreed on status quo over the future of employees, but in the rest of the areas में क्या होगा? Parting of the ways. For example, UK would not be the part of any EU body. UK किसी भी EU body का हिस्सा नहीं होगा. Whether that is EU Parliament, EU government, EU Central Bank, that is ECB, European Central Bank, या यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, या यूरोपोल, यूरो पुलिस, या यूरो एनवायरनमेंट वगैरह किसी का भी हिस्सा नहीं होगा। यूके इन सबसे निकल गया। मजीद, यूके वुड नॉट प्रोवाइड फ्री ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटीज टू EU कंट्रीज एनीमोर। वो फ्री ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटीज नहीं देगा। देखिए, दो बड़े ममालिक हैं जो ट्रांजिट फैसिलिटीज दे रहे हैं टू EU कंट्रीज, एक यूके है, एक ग्रीस है। मजीद शिपिंग पे डिसाइड हुआ कि शिपिंग एरियाज डिवाइड हुए। फिशिंग में
जो कोलैबोरेट कर रहे थे, वो डिवीजन आ गया। जो डील थी एट लास्ट कंप्लीट हो गई। इस डील के इंपैक्ट्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑन यूके, इन द बिगिनिंग, that is 2017 and 18, it had steep या negative economic implications on UK. इसके बड़े strong negative economic implications UK थे. For example, the depreciation of pound. दूसरा, series of political negative implications आए. Political crisis आया. UK government never experienced such a confusion, parliamentary confusion, political confusion after World War II as it did in this case. But at last UK came out of it. UK इससे बाहर आ गया. It agreed on soft deal with EU. सॉफ्ट डील पे एग्री कर गया विद ईयू. मतलब क्या? स्टेटस को बरकरार रहेगा ओवर द ट्रेड पॉलिसीज बिटवीन यूके एंड ईयू. सेम ट्रेड पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी. मतलब क्या? एक दूसरे के टैरिफ, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे. बट नाउ यूके इज एट चॉइस टू डिसाइड इट्स ओन ट्रेड लॉज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब बाकी दुनिया के साथ वो खुद अपने ट्रेड लॉज डिसाइड कर सकता है. ईयू के साथ तो वही कंटिन्यू करेगा, लेकिन बाकी दुनिया के साथ वो अपने ट्रेड लॉज डिसाइड करेगा. एंड वुड नॉट हेजिटेट फ्रॉम इम्पोजिंग हायर टैरिफ्स या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, स्पेशली ऑन दोज कंट्रीज विच आर अ रीजन फॉर ट्रेड डेफिसिट ऑफ यूके. यूके का जो ट्रेड डेफिसिट जिनकी वजह से है, वो उनके साथ वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी जरूर अडॉप्ट करेगा. मजीद, यूके हैज ब्रॉट बैक द सॉवरन पावर्स टू द कंट्री. यूके ने, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? सॉवरन पावर्स वापस लेके आ गया टू द कंट्री. मतलब क्या? द डिक्टेशंस from EU, like क्या? Adjust, accommodate refugees. Refugees को accommodate कर दो. Accommodate more and more employees, European employees. मजीद, follow the common trade policies of EU with the world. Follow the common foreign policy of EU. Share करते रहो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ईयू एटसेट्रा. अब ये यूके नहीं करेगा. सो यूके सॉवरन पावर्स वापस लेके आ गया, विच वर डेलीगेटेड टू ईयू, ब्रॉट बैक टू लंदन. ये हो गया. मजीद, ईयू पे द प्रोसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईयू में बिगन. may begin. कैसे? There has been a rise of nationalist movements across Europe. और सबसे बड़ा नेशनलिस्ट मूवमेंट कहां पे आया? यूके में. और ब्रेग्जिट का मेजर ड्राइविंग रीजन क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या रहा है? नेशनलिज्म, यूके नेशनलिज्म. और हमने देखा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अक्रॉस यूरोप इंक्रीज कर रहे हैं. वेदर इट्स फ्रांस अंडर ली पेन, और द सपोर्टर ऑफ हिटलर इन जर्मनी, or
द क्या कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट इन ग्रीस और स्पेन और इटली और द रेस्ट इंक्रीज कर रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? नेशनलिज्म राइज पे हो रहा है। फिर हाँ, ऑन द अदर हैंड द चांसेस ऑफ फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप में अकर, चांसेस ऑफ फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप, मजीद इंटीग्रेशन भी हो सकती है। और वो कैसे होगी? UK was the major hurdle in further integration. UK एक मेजर हर्डल रहा इन फर्दर इंटीग्रेशन, वेदर दैट वाज द पॉलिसी अडॉप्टेड टू रिजॉल्व द यूरोजोन क्राइसिस और अर्लियर। यूरोजोन क्राइसिस को हल करने के लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट हुई वो, या उससे पहले, उसमें अप्रोच क्या था? फर्दर इंटीग्रेशन proposed by Germany, France and the rest of the key European countries, but that was opposed by UK. तो वो UK निकल गया है जो की अपोजर रहा ऑफ फर्दर इंटीग्रेशन। चांसेस ऑफ फर्दर इंटीग्रेशन मजीद बढ़ सकते हैं। उसके बाद रोल ऑफ जर्मनी वुड इंक्रीज मोर एंड मोर। जर्मनी का रोल मजीद इंक्रीज करेगा। जर्मनी द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप। यूके इज नो मोर द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो की अपोजर रहा ऑफ जर्मनी। Series of countries, European countries, are economically more and more dependent on Germany. वो जर्मनी पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट है, स्पेसिफिकली फॉर द बेल आउट पैकेजेस। तो जर्मनी का रोल मजीद बढ़ेगा। पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान क्या हैं? 1, द GSP प्लस स्टेटस। ये बातें थोड़ी पुरानी होगी लेकिन फिर भी द GSP प्लस स्टेटस में बी इन डेंजर। और उसको दो बड़े डेंजर्स हैं, द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन पाकिस्तान। EU ने क्या किया? EU थ्रेटन्ड टू टेक बैक द GSP प्लस स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान इफ द ह्यूमन राइट्स वायलेशन डज नॉट स्टॉप। दूसरा, UK pulled out from the European Union. मतलब क्या? GSP plus status does not apply on UK. And because of GSP plus status, क्या हुआ? The exports of Pakistan increased to EU by more than 1 billion euros. 1 billion euros plus increase आया। अब UK is the largest exporting market for Pakistani products. अब UK, whether UK would continue the same trade policies with Pakistan or not, that is the question. But probably it would. क्यों? Because UK played a leading role on the platform of EU Parliament to give or award Pakistan the GSP plus status. दूसरा, द फ्यूचर रेमिटेंसेज फ्रॉम यूरोप एंड यूके। यूरोप एंड यूके से रेमिटेंसेज वो डिपेंडेंट है ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रीजन। द मोर द जॉब अपॉर्चुनिटीज द मोर द रेमिटेंसेज। बट इफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर डिक्लाइनिंग, विच आर डिक्लाइनिंग, जो डिक्लाइन कर रहे हैं, and what UK wanted to achieve was to provide more job opportunities to its own nationals, even the settlers, through Brexit. वो तो नहीं हुआ, because UK did not pull out the foreigners or EU nationals from its national job market. मतलब Pakistanis would not get more job opportunities. Done?
अगली क्लास में कोशिश करूँगी कि 4-5 टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँ, और कोशिश मेरी यही है कि कल भी आप लोगों के साथ मेरी क्लास हो, ठीक है, सेम टाइमिंग पे। और टॉपिक्स मैं, चूँकि बच्चे पूछ रहे होंगे टॉपिक्स के बारे में, चूँकि मैं एक स्टम्पोर हूँ, उसी वक्त डिसाइड करता हूँ और पढ़ाता जाऊँगा, लेकिन इनको मैं कवर करवाऊँगा। कोशिश करूँगा कि अफ़गान पीस प्रोसेस भी हो जाए, दूसरा इकोनॉमी के टॉपिक्स भी हो जाए, सिंगल नेशनल करिकुलम भी करवाऊँगा। अब वो कल होगा परसों होगा मुझे नहीं पता। उसके अलावा फिर क्या कहते हैं, इस्लामोफोबिया भी करवाऊँगा, सर्कुलर डेट भी करवाऊँगा, पॉजिटिव इकनॉमिक ट्रेंड्स इन पाकिस्तान भी करवाऊँगा, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस, हाँ जो बाइडन आया है वो क्या पॉलिसी शिफ्ट्स लेके आएगा वो भी करवाऊँगा, यूएस चाइना राइवलरी भी करवाऊँगा, रिवाइवल ऑफ सिपेक भी करवाऊँगा। तो बहुत कुछ है, देखते हैं क्या क्या होता है, कब कब होता है, लेकिन करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।